Hello everyone, this is Badal Urma and welcome again to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about NCERT Class 8 Chapter number 1 How, When and Where, कैसे, कब और कहाँ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर किया है। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो कक्षा 8 की ये पहले चैप्टर में कैसे, कब और कहाँ में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में चर्चाएं करेंगे। ऑलराइट, तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इतिहास यानी कि क्या होता है और भारतीय इतिहास को हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो पहला इसमें क्या है, तो तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। तो देखिए, तो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में तो यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में तो हमने तारीखों के बारे में देखा था, यानी कि बिफोर क्रिस्ट, एनो डोमिनी, बिफोर कॉमन इरा और कॉमन इरा। तो इन सभी तमाम डेट्स के बारे में हमने देखा था। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए, तो एक वक्त था जब इतिहासकार, तो देखिए इतिहासकार किसे कहा जाता है, यानी कि जिसके पास इतिहास के कुछ स्रोत हो और जो उनके ऊपर अध्ययन या शोध करके उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हो, तो उसे इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियन कहा जाता है। तो तारीखों के जादू यानी कि उसके जादू में खोए रहते थे, यानी कि उसके फैसिनेटेड में वो एक तरीके से खोए रहते थे। तो कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती रही। तो आम समझ के हिसाब से इतिहासकार को तारीख का प्राय माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीख रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? तो नहीं। देखिए, तो इतिहास, तो जैसा कि हमने अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में देखा था और मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में देखा था, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदलने शुरू हो गई थी। तो उन्हीं चीज़ों को समझने के लिए जो तारीखें हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इतिहास एक तरीके से उबाऊ नहीं है, इतिहास के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए किस तरीके से इंटरेस्टिंग है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में किस तरह की थी और उसमें क्या बदलाव आए। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। तो डेफिनेटली से यही बात है कि जैसा कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में देखा था कि आदि मानव का एक जीवन था, तो आदि मानव किस तरीके से क्या किया करता था, एक तरीके से वो शिकारी बना, शिकारी बनने से वो धीरे धीरे अब जानने लगा कि किस तरीके से उसको क्या करना है। अब वो धीरे धीरे से अपने नगरों को बसाने लगा, फिर धीरे धीरे से हमने धर्मों के बारे में भी देखा और आज वर्तमान समय में हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या बदलाव और किस तरीके से कि हमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऑलराइट, तो अब देखिए, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही हो रहा है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते हुए देखकर आप इस बात से भी हैरान रह सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में एक सवाल उठता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। तो रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते होंगे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे तो उस समय को लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती होगी। तो ये तमाम जो सवाल है वो उठ खड़े होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि प्राचीन भारत के इतिहास में इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था। तो अब देखिए, हमने राजाओं के बारे में प्राचीन भारत के इतिहास में देखा था और मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हमने राजाओं के बारे में पढ़ा था और दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ा था और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। तो उस समय जो पांडुलिपियाँ और मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी तो राजाओं और शासकों के बारे में लिखी जाती थी और उनको ही एक तरीके से उन्हीं सभी चीज़ों की जानकारियाँ अधिकतम प्राप्त हुआ करती थी। परंतु पशुपालकों की या कृषि की
या तमाम मतलब जो छोटे व्यापारी होते थे या छोटे वर्ग के लोग हुआ करते थे, उस समय के लोगों की जानकारी हमारे पास कुछ कम ही मिल पाती है, या कहे तो बिल्कुल ही नाम मात्र ही मिल पाती है। तो अब देखिए, तो चित्र में क्या दिखाने की कोशिश की गई है। तो ब्राह्मण ब्रिटेनियों को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। तो जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइंस ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जब ब्राह्मण ब्रिटेनिया को जो शास्त्र थे वो भेंट कर रहे थे, तब जेम्स रेलन द्वारा किए गए पहले नक्शे का आवरण, जिसका हम चित्र देख सकते हैं 1782, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल का हिंदुस्तान के नक्शे पर यानी कि तैयार करने का काम सौंपा था। तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूपीएससी और अदर एग्जामिनेशंस में कि रॉबर्ट क्लाइव ने किस देश के नक्शे का काम सौंपा था रेनेल को। तो रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। फिर भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक में रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति यानी कि उस समय भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। तो देखिए, तो इसमें हम चित्र में देख सकते हैं कि एक ब्रिटेनिया और ये ब्राह्मण है जो पवित्र धर्म ग्रंथ और अपने शास्त्रों को ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। ऑलराइट, तो देखिए अब आगे देखते हैं। तो ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रिया के लिए हमें तारीख तय करनी वाकई ही गलत होता है कि एक लंबे समय तक चलती रही। तो भारत में लोगों को अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा होगा और इस तरीके की प्रक्रिया के लिए ही कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। तो देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट आ रहे थे हमारे देश में, मतलब जैसे कि कुछ डेवलपमेंट हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हुए हमने देखा कि किस तरीके से जैसे कि सिविलाइज्ड हुआ यानी कि डेवलपमेंट हुआ काफ़ी ज़्यादा। तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो था वो डेवलपमेंट होने लगा था। फिर हमने मुग़लों के बारे में पढ़ा, तो मुग़लों के बारे में हमने देखा कि किस तरीके की इमारतों के निर्माण होने शुरू हो गए थे, किस तरीके का एक तरीके से संस्कृति बदलनी शुरू हो गई थी। फिर हमने देखा कि आर्थिक राजनीतिक और हमने काफ़ी ज़्यादा जो है उनके विस्तारों के बारे में भी देखा। ऑलराइट, तो अब ये देखिए, तो इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। तो देखिए, तो मतलब उस समय मतलब बिना जाने ही किसी चीज़ को नहीं बताया जा सकता। तो ये वाकई जानने के लिए जो तिथियां हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि को ही बता सकते हैं। हम लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब एक खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए, तो फिर लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं? तो इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। जब यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहास यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ और किस साल उसके घर में बच्चे पैदा हुए, कौन से साल में कौन सी लड़ाई लड़ी, कब वह मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, जैसे कि हमने मुगल साम्राज्य के बारे में देखा था। ऑलराइट, इसी तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथियां बताई जा सकती है और इसी तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बताया जा सकता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में, जैसे कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास में और मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ा था। तो अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे होंगे और इस बात से ये भी ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह से अपनी रोजी रोटी चलाते होंगे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे। तो शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी और नए नए विचार किस तरीके से पनपी और संस्कृति किस तरीके से और वह समाज किस तरीके से बदला। तो यानी कि एक तरीके से जो सिविलाइजेशन था तो किस तरीके से कल्चर हमारा बदला और किस तरीके से समाज जो हमारी सोसाइटी है वो डेवलप्ड हुई। ऑलराइट, तो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो बदलावों के बारे में ही हमें इतिहास पहले बताया जाता था। तो किस तरीके से
ये चीज़ें जो थी वो सरल बनाई गई। तो देखिए, तो चित्र 2 में हमें क्या बताने की कोशिश की है, तो विज्ञापनों में से पसंद नापसंद तय होती है। तो पुराने विज्ञापनों में से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1912 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर में शाही लोग इसी चाय को पीते होंगे। इस तस्वीर की पीछे तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा है। तो देखिए, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विक्टोरिया का तीसरे बेटे का नाम क्या था। तो इसके तीसरे बेटे का नाम था आर्थर। तो इसमें पहले बेटे और दूसरे बेटे का भी नाम पूछा जा सकता है। तो इसमें बैठा हुआ है। तो राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कर्नाट की पदवी दी गई थी। तो आर्थर को कौन सी पदवी दी गई थी? ड्यूक ऑफ कर्नाट। तो देखिए, तो ये एक चाय का जो था, ये लिप्टन टी के बारे में आप वर्तमान समय में भी देखते होंगे। तो ग्रीन लिप्टन टी इस तरीके से। तो ये देखिए, तो एक भारतीय महल आपको दिख रहा होगा जिस पर घोड़े पर इसको सवार ये दर्शाने की कोशिश की गई है। तो चलिए अब देखते हैं, तो कौन सी तारीखें, तो कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों को इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाए, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगे, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में जब ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास लिखे, तो उनमें से हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। तो ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन में शुरू हुआ। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो ब्रिटिश प्रथम गवर्नर जनरल था, तो कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। तो उसके मतलब शासन में शुरू हुआ। और आखिरी वायसरॉय, तो वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होते हैं। तो वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे आखिरी गवर्नर जनरल थे भारत के, ब्रिटिश। तो एक ब्रिटिश थे और जो मतलब आखिरी एक तरीके से गवर्नर जनरल रहे थे वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये अलग अलग अध्यायों में एक दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेजी, बैटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, एरविन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इनके बारे में हम एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको इनके बारे में अच्छे से समझने की जो है वो अच्छे से आपको इसके बारे में समझ आ जाए। तो इस इतिहास में गवर्नर जनरल को वायसराय का भी नहीं खत्म होने के लिए सिलसिला ही छाया रहता था। तो इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था कि मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन गया था। तो क्या हम इसी के दौर में इतिहास के अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों ने इस इतिहास के चौखटों में हम भारत के सभी विभिन्न समूहों के वर्गों में गतिविधियों पर किस तरीके से ध्यान दिया। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत में आई थी, तो उसके बाद से वर्तमान समय तक काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने की हमें जो थी, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हमें देश में अपने बदलाव देखने को मिले थे। तो किस तरीके से देखने को मिले और किस तरीके से हमारे इतिहास को फिर से दोहराया गया और इतिहास को किस तरीके से लिखा गया, तो चलिए देखते हैं। तो जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाना होता है कि आसानी से समझा जा सके। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा उस समय प्रयास होने लगे थे कि इतिहास को किस तरीके से लिखा जाए। तो डेफिनेटली से ये बात है कि इतिहास को अब टुकड़ों में बांटकर लिखा जाने लगा था। तो किस तरीके से टुकड़ों में बांटकर लिखा जाने लगा था, इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में अभी देखेंगे। ऑलराइट, तो देखिए, इस प्रक्रिया में हम उन सिर्फ घटनाओं पर जोर देते हैं जो कहानियों को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास
गवर्नर जनरलों के जीवन के बारे में इर्द गिर्द चलता है और भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती। तो देखिए, तो जैसा कि हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और मुगल शासकों के बारे में पढ़ा था, तो उस समय भी इसी तरीके से उनका इतिहास लिखा जाता था और इसी तरीके से गवर्नर जनरलों का भी इतिहास ही लिखा जाता था, परंतु आम नागरिकों की, इस तरीके से आम मनुष्यों की उसमें कोई भी चर्चाएं नहीं मिलती थी, तो उनके लिए वहाँ कोई जगत नहीं होता था। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इसमें तिथियां महत्व दिया रहता था, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी कि हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इस तरीके से जो गवर्नर जनरल थे, तो वो भी एक तरीके से शासक के रूप में ही, मतलब शासक तो होते ही थे, मतलब मुगल साम्राज्य के शासकों के रूप में ही अपना इतिहास को रचित करवाते थे। तो देखिए, तो ये चित्र 3 में आप देख ही पा रहे होंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग जो कि 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ऑलराइट, तो इनके बारे में भी अब देखते हैं। तो इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामे, जीवनियाँ और उनकी गौरव गाथाओं और एक तरीके से तस्वीरों के उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। ऑलराइट, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग जो कि 1772 से लेकर 1785 ईस्वी पूर्व तक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे उस समय। तो वॉरेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था तथा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, आपको पता ही होगा रेगुलेटिंग एक्ट काफ़ी ज़्यादा ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। तो उसके बाद इसे बंगाल तथा प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ऑलराइट, फिर इसे 1772 में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की थी। तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा किसने की थी, तो एक ब्रिटिशर था वॉरेन हेस्टिंग। कब की थी? 1772 में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हर साल ये पूछ लिया ही जाता है। तो फिर इसने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय स्थापित किया था। तो एक तरीके से अलग तरीके से ही इन्होंने अपने जो शासन था एक तरीके से अच्छा चलाने की उस समय कोशिश की थी और कलेक्टरों का पद समाप्त कर दिया था। तो कलेक्टरों का पद किस समय समाप्त किया था? तो 1772 में। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। तो पहला जो हमारा सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, तो वो कहाँ पर किया गया था? कोलकाता में। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो किस एक्ट के तहत ये सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों का कब आया था? तो 1773 ईस्वी में। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट ये कब है? तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में आया था। आप अपने नोट्स में नोट कर लेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। तो हम अवधियां कैसे तय करते हैं? तो देखिए, तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो देखिए कौन सी किताब लिखी गई थी 1817 में? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश भारत का एक इतिहास, तो ब्रिटिशों के द्वारा ये भारत का इतिहास उस समय लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो 1817 में नामक एक किताब लिखी गई थी। तो इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। तो कालखंडों में इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया। और क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके से कोई समस्या दिखाई देती है? तो देखिए, तो उस समय किस तरीके से मतलब बांटा गया था? तो एक तरीके से जैसे कि हमने अपने प्राचीन भारत के और मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले इसमें हम हिंदुओं का शासनकाल देखते हैं, फिर मुस्लिमों का, जब मुल्तानों ने भारत पर कब्जा किया था, यानी कि आक्रमण किया था, और आक्रमण करते करते धीरे से मुगलों के द्वारा मतलब पूरा का पूरा शासन कर लिया गया था एक समय पर। ऑलराइट, फिर उसके बाद मुस्लिम का पतन होने के बाद ब्रिटिश कंपनी भारत आई थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। फिर उसके बाद ब्रिटिश ने भारत पर शासन किया था। तो इस तरीके से 3 कालखंडों में इतिहास को बांटा गया है। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो इसमें 3 कालखंडों में, तो इसमें सबसे मैनली बात यह भी है कि इसमें हमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, यानी कि
प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत काल के इतिहास। तो देखिए, तो एंशियंट भारत में हमें क्या पढ़ने को मिलता है और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमें क्या पढ़ने को मिलता है और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हमें क्या पढ़ने को मिलता है। तो एंशियंट हिस्ट्री में हम लोगों को मिलता है कि आदि मानव किस तरीके से मतलब एक कुशल संग्राहक था और किस तरीके से उसने अपना जीवन को धीरे धीरे से डेवलप किया। फिर पाषाण काल के बारे में हमें देखने को मिलता है, फिर वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य और उसके पतन और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन देखा था। अब यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम देखेंगे ब्रिटिशों के बारे में और नेशनल मूवमेंट और क्रांतियों और आज़ादी की लड़ाई के बारे में, इस सभी तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो इतिहास को हम अलग अलग खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? तो इतिहास को इसलिए हम अलग अलग खंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं कि इतिहास को आसानी से समझा जा सके, जिससे कि जैसे कि अब मान लीजिए अगर प्राचीन भारत के इतिहास को और मध्यकालीन भारत के इतिहास को अलग ना किया जाता तो एक सीक्वेंस में जिस तरीके से हमने देखा, एक 0 पॉइंट से हमने यानी कि लोअर से अपर तक देखा, तो इसी तरीके से हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले अगर हम मुगल साम्राज्य को पढ़ लेते और फिर बाद में हम आदि मानव के जीवन को बताते तो एक तरीके से इतिहास पूरा उथल पुथल हो जाता। तो एक सीक्वेंस के जरिए समझने के लिए तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो फिर इसकी भी एक वजह है, इस दौर पर एक खासियतों और किस केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं, वे हमें बताते हैं कि इस अवधि में दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या मतलब होता है। तो देखिए, तो वर्तमान में जैसे कि हमें हमारा भारत का इतिहास, जैसे कि हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत आज़ादी के समय तो आप लोगों ने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा ही होगा। तो भारतीय संविधान में कई देशों से, ब्रिटिश से, जर्मनी से और कई सारे देशों से संविधान के बारे में एक लिखित संविधान बनाया गया था। ऑलराइट, तो कनाडा के संविधान से भी कई सारी जो थी वो चीज़ें ली गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये भी एक तरीके से मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा था, उस समय ही लिया गया था। ऑलराइट, तो इसमें अब देखते हैं तो क्या था। तो मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता, तो यानी कि सारे एशियन सोसाइटी सिविलाइजेशन के मामले में यूरोप से पीछे हैं। तो उस समय ये जो मानते थे, यानी कि एशियाई में जैसे हमारा भी देश आता था, तो एशिया में वर्तमान समय में कुल 8 देश है। पहले ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि एशिया में कुल कितने देश है वर्तमान समय में। तो कुल 8 देश है और पहले कितने थे? कुल 7 देश थे, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। ऑलराइट, तो इसमें देखते हैं। तो इतिहास की इन्हीं साझेदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजी के आने से पहले यही हिंदू और मुसलमान तानाशाह का ही राज चलता था। तो हिंदू और मुसलमान जैसे कि हमने देखा भी है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास में, तो यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बोल, जातिगत बंधों और अंधविश्वासों को ही बोला बाला था। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो उस समय जातियों पर और धर्मों पर भेदभाव की स्थिति मतलब जो थी वो अब बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगी थी। एक तरीके से धर्मों और जातियों को लेकर लड़ाइयाँ भी होने लगी थी। ऑलराइट, तो फिर उसमें मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। तो ये देखिए, तो कला, सभ्यता और कानूनों, तो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी एक तरीके से वो मानते थे कि ब्रिटिशर ने ही मतलब भारतीयों को सिखाया है, यानी कि भारतीयों को वो एक अनसिविलाइज्ड मानते थे, अनसिविलाइज्ड यानी कि असभ्य। और उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर ने ही आने के बाद यानी कि हिंदुस्तान में जब इन्होंने अपना शासन किया तो वो मानते थे कि उन्होंने ही भारत को सिविलाइज्ड बनाया यानी कि डेवलप किया है इसका। ऑलराइट, तो काफ़ी ज़्यादा ये इस तरीके की उनके मत देखने को मिलते हैं कि अंग्रेजों को भारत के द्वारा भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका यह भी मानना था कि अंग्रेजों की मदद करने के बिना ही हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता।
इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था और अंग्रेजी शासन ने पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा स्वीकार किया जा सकता है? तो देखिए, बिल्कुल भी नहीं। तो एक तरीके से ये अपने आप को बढ़ावा देने वाली बात होगी, एक तरीके से अपने आप को, यानी कि भारतीयों को एक तरीके से अनसिविलाइज्ड बताया गया और उनके द्वारा, मतलब ब्रिटिशर के द्वारा ही हिंदुस्तान को एक तरीके से सिविलाइज्ड और डेवलप्ड किया गया, ऐसा नहीं था। हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी देखा था। तो हड़प्पा सभ्यता काफ़ी ज़्यादा विकसित थी जिस समय, यानी कि उस दौर में जो हमारा हिंदुस्तान था एक तरीके से विश्व गुरु रहा होगा उस समय। तो इस तरीके से हम नहीं मान सकते। और फिर काफ़ी ज़्यादा जब वेदों के निर्माण हुए, वैदिक काल चला, फिर धर्मों के काफ़ी ज़्यादा निर्माण हुए। तो धर्मों के बारे में हमने देखा था, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन और बौद्ध धर्म आज विश्व के सभी अधिकतम देशों में जैन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर, यानी कि सिद्धांतों को माना जाता है। तो हम नहीं मान सकते कि ब्रिटिशर ने भारतीय को सिविलाइज्ड किया और उसका डेवलप्ड किया। ऑलराइट, तो क्या इतिहासकार के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म के साथ नहीं चल सकते? किसी युग को केवल उस समय के शासकों को धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? क्या हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता? हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। तो देखिए, तो जब हमने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में देखा था कि उस समय धीरे धीरे से जब मतलब डेवलप्ड हो रहा था, यानी कि मनुष्य जाति का डेवलप्ड हो रहा था, तो उन्होंने अपने वर्णों के हिसाब से एक तरीके से जब वर्ण व्यवस्था थी, या तो वर्ण व्यवस्था में कितने लोग थे? तो एक तरीके से 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और धीरे धीरे से ही जो थे अब धर्म और जाति और उपजातियों में अब बंटने शुरू हो गए थे। तो यानी कि डेफिनेटली सी बात है कि जब मुगल साम्राज्य रहा होगा और जब हिंदुओं का साम्राज्य रहा होगा, तो उस समय जो धर्म थे हिंदुओं में तो एक ही रहा था, परंतु अब हिंदुओं में भी काफ़ी ज़्यादा जो थे वो धर्म में पार्टीशन होने लगे थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, तो काफ़ी ज़्यादा धर्मों का भी उस समय विस्तार हुआ था। अब देखिए, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि प्राचीन काल के भारत में हम लोग आदि मानव, पाषाण काल और जैन और बौद्ध धर्म और वैदिक काल और चंद्रगुप्त, यानी कि मौर्य, एक तरीके से मौर्यों के बारे में देखा। और फिर मध्यकालीन भारत के बारे में हमने मुगल साम्राज्य और एक तरीके से उसके पतन और फिर ब्रिटिशर का आगमन देखा। और फिर इसी में हमने आधुनिक भारत में जो हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर के बारे में, नेशनल मूवमेंट और क्रांतियों के बारे में और आज़ादी की लड़ाई के बारे में हम लोग इसमें चर्चाएं करेंगे। तो इन कालों में इनको बांटकर देखते हैं। ऑलराइट, जैसे कि वर्तमान समय में हम देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बारे में देख ही चुके हैं। तो क्या क्या हमने देखा? तो मोटा मोटा हमने देख लिया है। तो आधुनिक काल के बारे में अब देख रहे हैं। तो इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम से आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकत के लिए विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज और वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषता नहीं थी। यहाँ हमें अध्याय के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, नहीं तो ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो औपनिवेशिक युग इसीलिए कहते हैं कि उस समय मतलब कोई भी भारतीयों को एक तरीके से स्वतंत्रता नहीं थी। एक तरीके से किताबों में हमने जो देखा तो एक तरीके से स्वतंत्रता नहीं थी, मुक्ति नहीं थी और आर्थिक विकास और प्रगति करने का उस समय दौर नहीं था। तो इसे औपनिवेशिक युग भी कहा जाता है। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज की वीडियो का हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए ये रहने वाला है। तो क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑलराइट, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन,
तो आपका पहला क्वेश्चन, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यूएसए का लेखक कौन था? ऑलराइट। और दूसरा आपके लिए क्वेश्चन, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा एक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? तो इन क्वेश्चन के आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। एंड इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।